ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ चुके थे अपन यहाँ तक के, ठीक। अब देखो बता दो ना यार कौन था? ज़्यादा समझ नहीं आया मैं लेक्चर कुछ देखो यहाँ से तो कुछ भी बोला नहीं, उसने क्या बोला उसका मतलब क्या ह्यूमन जीनोम उसने सिर्फ इतना समझना है तुम्हारे को नहीं ह्यूमन कि जीनोम 90 होगा ना अपना ये बोला ना ह्यूमन, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो हो गया अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो स्टार्टिंग में बोला उसने, वो क्या बोला अपने को, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोला उसने कि 99% जो अपना डीएनए रहता है वो सेम रहता है और 0.1% ही सबका डीएनए अलग अलग रहता है। तो वही अलग अलग डीएनए सबको अलग अलग बनाते हैं, वो अलग अलग डीएनए सबको अलग अलग बनाते हैं। अगर तुमको कंपेयर करना है, चलो जैसे मैंने एक केस बोला था हमेशा, यही केस से अपन सॉल्व करते रहेंगे पूरा। देखो एक क्राइम सीन हुआ, यहाँ पर कुछ कत्ल हुआ, यहाँ पर तुमको 2 खून मिले, कितने मिले? 2। तो एक ये मिला तुम्हारे खून, चौकुट डब्बे वाला खून मिला, ठीक है, और ये गोल डब्बे वाला खून मिला, ठीक है, 2 खून मिले। अब तुमको यहाँ पर 2 लोगों पे शक है, किस पे शक है? 2 लोगों पे शक है तुम्हारे, पहला इंसान ये जब शक है तो जब भी सॉल्व कर पाएंगे वो। हाँ, क्योंकि सामने वाले खून देखना पड़ेगा ना। अब तुमको ऐसा टारगेट रहता है ना, शक रहता है ना, क्योंकि शक रहता तभी सॉल्व कर पाएंगे ना। देखो ये जो मरा वो है और जिसने मारा उसका खून, मान लो ये जो ए है वो जो मरा वो, ठीक है, और ये जो बी है जिसने मारा वो, मान लो भी थोड़ा बहुत खून गिर जाएगा। हाँ, उसका भी थोड़ा बहुत लगता है ना, कभी कभी बचाने के चक्कर में इसमें मिल जाता, खून नहीं मिला, कभी फॉर एग्जाम्पल बाल मिल जाते, कुछ मिल जाता, तो सलाइवा के अंदर जो सेल्स रहते उससे भी ले सकते हो तुम ना। तो मेनली अपन मान के चल रहे उसका भी खून है करके, नहीं खून तो उसके कोई भी सेल के से तुम निकाल सकते। डीएनए होना बस तुमको उसका क्या होना, डीएनए। तो यहाँ पर सेल रहना पड़ेगा उसका। एक देखो कभी कभी क्या करते हैं वो, जैसे तुमने देखा बंदूक के ऊपर फिंगरप्रिंटिंग का सबूत लेते हैं है ना, बंदूक के ऊपर जिसके फिंगरप्रिंटिंग थे, लेकिन वो फिंगरप्रिंटिंग कैसा रहता है, उसके बाद में किसी ने छू लिया तो उसके आ जाती, वो इतना वो भी रहता, वो भी वैलिड है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी जैसा ये है। देखो तो ये तुमको 2 खून मिले है ना, ए और बी। ए जिसका कत्ल हुआ, बी जिसने कत्ल किया, मान लो उसका मिला, तो खून के बदले कोई और चीज़ भी मिलती है तभी अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब तुमको शक भी है किसी पर, तो किसी पर शक है, जैसे मान लो ये इंसान है, इसके ऊपर तुमको शक है, इसने करा कि नहीं करा, तो तुम क्या करेंगे, सिंपली इसका ब्लड लेंगे। देखो ये तो खून किसका है, कातिल जिसने कत्ल किया उसका है, तुम चेक कर लेंगे पहले इन दोनों में से कत्ल किसने किया, उसका खून क्या है करेंगे, तो तुमको समझ में आएगा कि ये जिसका कत्ल हुआ उसका खून है। उसके बॉडी में कोई भी सेल निकाले, उसका डीएनए देखे, इस डीएनए से मैच करके देखे, समझ में आ गया तुमको, ठीक है। अब बचा ये वाला, अब इसका अगर कत्ल किया हुआ, इसने अगर ये कत्ल हुआ तो कत्ल किसने किया, इसने, 2 ही सेल मिले ना उस जगह, तो इसको उठा ली तुमने। अब इस आदमी पे शक है, क्या इस आदमी पे शक है, तो इसको तुमने देखे, इसका डीएनए निकालो और ये सेल देखो, अगर ये मैच कर गया तो कत्ल इसने करा, खत्म। अगर नहीं करा तो नहीं किया, बस इतनी बात। बस चेक करने है। तो इसका मतलब ये है सिर्फ कि जो अपने को डिफरेंस मिला, मैंने बोला ना, जैसे ये अपना डीएनए मान लो, ये अपना डीएनए, यहाँ से पूरा लंबा डीएनए इतना, ठीक है, यहाँ से आता ऐसे पूरा डीएनए आता, इतना अगर बड़ा अपना डीएनए रहता है तो उसमें से 0.1 बोलो तुम कितना हो, बहुत छोटा, इसका 1000वां हिस्सा, यानी इतना भी नहीं आता हूँ, पूरे डीएनए के इतने हिस्से को अपन चेक करते हैं, क्योंकि इतना ही हिस्सा डीएनए में सबका अलग रहता है, बाकी सबका सेम। इसके अगर मैं 1000 हिस्से करूँ तो ये उससे भी छोटा पड़ेगा नहीं बनेगा, बहुत छोटा। तो डीएनए के 1000 हिस्से करने हैं, तो यानी समझने के लिए बता रहा, डीएनए के 1000 हिस्से करो तो उसमें से एक हिस्से का डिफरेंस रहता है सब में, बस बाकी सारे 999 हिस्से क्या रहते हैं, एग्जैक्टली सेम रहते हैं। उस पर से पता, हाँ, उस पर से पता लगाएंगे तुम कि कौन किसका डीएनए सीक्वेंस कहीं भी रह सकता है। बिल्कुल, वो डीएनए वो सीक्वेंस अगर सेम रही इसका मतलब डीएनए सेम है, सेम इंसान। वो सीक्वेंस अगर अलग रही इसका मतलब इंसान दूसरा है। मतलब डीएनए कहीं भी रह सकता है प्रेजेंट वो डीएनए पर, बिल्कुल, वो डीएनए पे कहीं भी नहीं, उसकी कोई स्पेसिफिक जगह रहती है, ऐसा नहीं है कहीं भी किधर भी नहीं रहता वो, तो कॉर्नर पर रहना, ऐसा नहीं है। वो अपन देखेंगे वो कैसा रहता है, उसके अंदर कुछ खासियत है, वही तो अपने को सारा इसमें पढ़ना है। बस तुमको अभी इतना समझना है कि अपने को पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना पार्ट जिसमें डिफरेंस मिलता है वो निकाल लो और वो चेक कर लो अलग अलग लोगों का, तो तुमको समझ में आएगा। इससे तुम क्या कर सकते, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्राइम का पता, इससे वो बोलते ना पैटर्निटी, इसका बाप है या नहीं है ना, इसका बेटा है या नहीं है ना, डीएनए टेस्ट कराया मैंने, बोले सबूत के तौर पर पेश करते गए, ये था है ना।
तो वो भी वो उसमें भी काम में आता है। ठीक है, हाँ बराबर, ये डाउट मेरे दिमाग में भी था। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन मानते हैं ना, पेरेंट्स जो रहेंगे, पेरेंट्स में तो कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए सेम रहेगा ना उनका, ठीक है, उसका अपन बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल, अपन बोलते हैं ना दो डीएनए से तो मैच होकर बनेगा ना, दो गैमेट्स में जो डीएनए थे उससे मिलकर बना हुआ है वो, तो अपन बोल सकते थे कि भाई कितना पोर्शन आया, फिर कितने पोर्शन होना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल है उसके अंदर, अपने को इतना नहीं है। अपने को सिर्फ यही केस है, कौन सा, कि एग्जैक्टली डीएनए सेम है नहीं हो पहचानने वाला, उसमें शायद फिर उसमें वो होगा कि कितने % डीएनए सेम है क्या है करके, थोड़ा डीप होगा वो, लेकिन इसे निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ सेगमेंट वगैरह डीएनए के अपने को सेम दिखते हैं उससे। फिर क्या हो रहा था अभी, क्या हो रहा था अभी, एक स्टैंड आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टैंड आता है, ऐसा रहता है ना वो कि भैया हाफ स्टैंड अगर ये आया, हाँ आधा स्टैंड आता है, हाँ, एक स्टैंड तो आधा स्टैंड नहीं आता वो आता पूरा ही डीएनए, यहाँ पर आगे मर जाएंगे तो फिर 2 क्रोमोसोम बनेंगे ना ऐसे हो, तो आएगा पूरे डीएनए, आधा नहीं आएगा, लेकिन उसमें जैसे कुछ परसेंटेज होगा फिर, यानी 3% डीएनए सेम रहा तो फिर इसका मतलब ये इसका फादर ही है, क्योंकि ज़्यादा रहेंगे ना, फिर सिमिलरिटी ज़्यादा रहेंगी ना, डिफरेंस कम रहेगा, ऐसा। तो काफ़ी डीप है, अपने को है नहीं उसके बारे में, लेकिन उससे चेक होता, बस इतना याद रखना है। चेक तो उससे पैटर्निटी टेस्ट भी अपन चेक कर सकते हैं कि कौन किसका पेरेंट्स है। ठीक है, चलो अब प्रोसेस चालू हो रही, क्या करना है, तो बायो क्या है, वो जो पढ़े ना बायोटेक, उस जैसी प्रोसेस सारी। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम, देखो यहाँ कुछ डेफिनेशन है, जैसे मैंने वहाँ बताया था, कहाँ पर डेफिनेशंस, उस तरीके से यहाँ पर कुछ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज इट इज़ पूछ ली जाती है, तुमको कीवर्ड ध्यान में रखकर उसको याद रखना है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते क्या, आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस, फ़र्क ही तो मालूम करने का, बाकी में तो अपने पूरा डीएनए मालूम कर ही लिया, अपने को क्या करना है, 2 लोगों में फ़र्क मालूम करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है करें। आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन, पूरे डीएनए पे नहीं, स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। तो हम जो फ़र्क मालूम करते हैं ना, वो रिपीटेटिव डीएनए पे, जैसे देखो रिपीटेड डीएनए, बता दो नंबर मान, देखो ऐसे आता कैसा, ये से रिपीटेटिव डीएनए बोले तो डीएनए का सेगमेंट ऐसे रिपीट करता, क्या करता, रिपीट करता, जैसे मान लो अब देखो इसमें ये है, अब ये मैं एक ही लिख रहा, हाँ, ए टी जी, ए टी जी, ए टी जी। अब जो ये रिपीट है, रिपीट इसमें हो सकता है किसी के डीएनए में 3 रिपीट हो, किसी में 5, किसी में 100, किसी में 150, किसी में 120, हाँ, नंबर ऑफ रिपीट का डिफरेंस है। रिपीट सब में सेम रहते, लेकिन नंबर ऑफ रिपीट का डिफरेंस है, किसी में रिपीट ये ज़्यादा रहते, किसी में रिपीट ये जो रिपीट है वो कम रहता, तो वो यूनिक रहता है। इससे फिर एक अलग बनेगा ना, फिर चेंज आ रहा है इससे डीएनए में भी, नंबर ऑफ रिपीट के डिफरेंस से। एटीजी यहाँ पर 3 बार है, वहाँ पर 10 हाँ, हो सकता किसी के डीएनए में नीचे अगर अपने बनाए, मान लो कि उसका डीएनए कोई दूसरे इंसान का डीएनए, ठीक है, उसमें 4 रिपीट मान लो, रिपीट का डिफरेंस होता है। हाँ, एक रिपीट का डिफरेंस है। एक तो मैंने तुमको कल बताया था, कौन था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म वाला, याद है कि नहीं, उसमें क्या था, तो उसमें पूरा डीएनए का सेम, बस एक जगह पे डिफरेंस था। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीट में डिफरेंस है, टाइप ऑफ रिपीट में नहीं है, अंदर कुछ वो नहीं है, ये नंबर जो ये जो रिपीट का नंबर है ना अक्सर, तो ये देखते हैं किसमें किस, उससे अपने समझ में आया था फिर कि कौन सा डीएनए किसका है करे। अगर नंबर ऑफ रिपीट सेम रहे तो मतलब वो सेम डीएनए, नंबर ऑफ रिपीट अगर अलग अलग रहे तो फिर अपन बोलते हैं नहीं यार ये कोई दूसरे इंसान का डीएनए। जैसे देखो अब ये 2 डीएनए, अब रिपीट की टाइप सेम रहेगी क्योंकि 99% अपने डीएनए को सेम रखना है ना, इसलिए। तो जैसे ये ए, वहाँ पर ATG होगा तो यहाँ पर भी ATG होगा, ATG है ना, ATG। बता दो दोनों 2 स्टैंड रहते भी समझने के लिए एक बना के। अब बोलो कितने रिपीट होगा, ऊपर 3, नीचे सेम रिपीट 4, इसका मतलब दोनों डीएनए सेम है, ऐसा उससे पहचान सकते हैं। हाँ जनरली, हाँ बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल अलग रह सकते हैं। तो ये एक तो ये हो सकता है, एक तो फिर रिपीट ही अलग अलग हो सकते हैं। रिपीट ही अलग अलग हुए तो फिर रिपीट जो डीएनए जो रिपीट हो जो सेगमेंट वो अलग अलग हो सकता है। वो अलग अलग हुआ फिर तो टेंशन नहीं, वो तो अलग ही है। तो अक्सर ये नंबर ऑफ रिपीट का लोचा आता है। अक्सर करके जो डीएनए डिफरेंस आता है ना नंबर ऑफ रिपीट में आता है कि नंबर ऑफ रिपीट अलग है। समझ रहे बात? कुछ धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आएंगी। देखो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है बोलते हैं आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस। कहाँ डिफरेंस ढूंढ रहे हैं हम? देखो फर्क कहाँ आता है, तलाश कर रहे हैं अपन वो रिपीटेटिव डीएनए में है ना। कहाँ पर तलाश करें बोलो? रिपीटेटिव डीएनए। हाँ, इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव। तो ये रिपीटेटिव डीएनए की यही डेफिनेशन पूछ लेना तुम। एक्चुअल में डेफिनेशन है कि रिपीटेटिव, उनको ये बताया कि कहाँ ढूंढ रहे अपन, तो जहाँ अपन डिफरेंस ढूंढते वही रिपीटेटिव डीएनए। कितने बार रिपीट हो रहा? तो रिपीटेटिव डीएनए तो सिंपल वही रिपीट होने वाला रिपीटेटिव डीएनए। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अपन डिफरेंस वही ढूंढते, ये तुमको याद रखना। मतलब हर इंडिविजुअल तो वेरी करता है। हाँ, हर इंडिविजुअल में नंबर ऑफ रिपीट वेरी कर सकते हैं, है ना। टाइप ऑफ रिपीट भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन अपन जनरली नंबर ऑफ रिपीट पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो तो वेरी करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर तुमको पूछा ये डेफिनेशन कि बताओ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, तो तुम बोलेंगे रिपीटेटिव डीएनए में डिफरेंस तलाश करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं? हाँ, फर्क तलाश। तो क्या में देखना है अपने को डिफरेंस? रिपीटेटिव डीएनए। किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो रिपीटेटिव डीएनए बोलते जो रिपीट हो रहा है, और उसी डीएनए में अगर तलाश करेंगे तो डिफरेंस, तो ये क्या में होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। आई बात समझ? घुमा फिर आगे ये सब चीज़ें फिंगरप्रिंट में यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन तुमको डेफिनेशन यही पूछेगा रिपीटेटिव डीएनए की याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स डिफरेंसेस, आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेड। एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं हो रही ना, रिपीटेटिव डीएनए में तो ये रिपीट होता है, लेकिन उसने क्या डेफिनेशन दे दिया कि जिस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस में हम डिफरेंस तलाश करते हैं वो रिपीटेटिव डीएनए। डीएनए के ऐसे बार बार रिपीट होने वाले सेगमेंट जिसमें हम डिफरेंस तलाश करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो रिपीटेटिव डीएनए है। तो तुमको ये याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। बिकॉज ऑफ इट्स, देखो क्यों? बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मिनट है ना, क्योंकि अब बोला तो ये भी डेफिनेशन दे सकता है। नहीं, असर्शन नहीं, हाँ ऐसा बोल सकता है बिल्कुल। यहाँ तक असर्शन देगा कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम रिपीटेटिव डीएनए में क्या करते हैं, वो तलाश करते हैं, क्या बोलेंगे? डिफरेंस तलाश करते हैं रिपीटेटिव डीएनए में। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उसमें बहुत सारे स्मॉल जो रहते हैं, बोलते हैं दीज बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए डीएनए इज रिपीटेड मिनट है, बहुत मतलब रिपीट होता ना, इसलिए। तो देखो एक्चुअल में ऐसा लग रहा है अपने को भी डिफरेंस क्यों तलाश करते, तो सही रीज़न ये होना चाहिए क्योंकि वो सबके अंदर अलग अलग होता है, ऐसा ही रीज़न होना उसका। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या रीज़न दे दी? बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आर डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम। तो ये सही बन जाएगा। एनसीईआरटी बोल दिए तो फिर तुम देखो मत। हाँ, तो एक्चुअल में वो रिपीट होने की वजह से अपन डिफरेंस तलाश करेंगे नहीं, एक्चुअल में डिफरेंस है इसलिए तलाश कर पा रहे ना अपन। डीएनए फिंगरप्रिंट में उसमें डिफरेंस क्यों ढूंढ ले, बाद में ढूंढना दूसरी जगह ढूंढ लो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा तुम इसलिए ढूंढ। एनसीईआरटी ने वो नहीं बोला। तो ये ऐसे जो भी लगता नहीं एग्जाम में लगता है कुछ भी बेतुका तो उठ के आएगा और वो बन जाता सवाल, और एनसीईआरटी हवाला बनती है, एनसीईआरटी में दिया है, सही है फिर ऐसा। तो ऐसा याद रखना है, अच्छा है। तो बिकॉज आया तो फिर तुम थोड़ा दिमाग ऐसा लगा करो, यहाँ से वो बन सकता है, सही है, ठीक है। तो क्या बोले अपने बिकॉज, ठीक है। देखो ये जो लाइन है ना वो ऐसी है कि अपने को एग्जाम में फील नहीं आएंगे इससे। जब असर्शन रीज़न दे देगा फिर अपने को समझ में नहीं आएगा, अरे यार ये भी सही था करके, अपने को लगेगा तो किधर से भी रीज़न नहीं। अपन तो डीएनए डिफरेंस इसलिए ढूंढते क्योंकि भाई उसमें डिफरेंस रहता है। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया? बिकॉज दीज सीक्वेंस अ स्मॉल दीज सीक्वेंसेस इन दीज सीक्वेंसेस, हाँ सब स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, थोड़ा थोड़ा टुकड़े डीएनए के स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, बहुत मतलब रिपीट हो रहा है और उसमें डिफरेंस पाया था इसलिए आगे समझ में। These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak during density
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। अब देखो क्या होता बोलता अब इसको कि सेपरेट कर रहे हैं। हाँ सुनो, हाँ जैसे अब सबसे पहले मैंने बताया तुम्हारे को कि अगर अपने को अलग अलग ढूंढना पड़ेगा अपने को, तो फिर तो वो तकलीफ हो जाएगी। फिर तो वही चाहिए ना, पूरा डीएनए देखो और उसमें से ही निकालो करके। फिर तो ह्यूमन जीनोम में हो जा रहा हाँ, तो अपन क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, पूरा डीएनए डाल देते हो। हाँ डीएनए डालते हैं, तो डीएनए के से 2 बल्क बन जाते हैं, बड़े बड़े। एक बड़ा एक छोटा। ये कंटेनर ले लिया अपने, इसमें डीएनए डाले, तो मतलब अपने ये डीएनए इसको कौन एचयू कैसा कर रहे हैं? इसको इसको ऐसे ही दिखा रहा बना- ना, है ना? तुमने ज़रा भी बता रहे थे ये, और एक मिला अपने को छोटा सा स्ट्रेच। मतलब एक पूरा डीएनए ही है, ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ, अपना डीएनए डाले अपने, तो डीएनए के अपने को 2 ऐसा बल्क मिले, 2 गुच्छों में डीएनए मिला अपने को, एक नीचे बड़ा सा गुच्छा और ऊपर छोटा सा गुच्छा मिला, है ना। क्लस्टर। डीएनए जब जमा ना तो ऐसे 2 उसमें जम गया, एक पूरा भारी भारी डीएनए बल्क डीएनए पूरा जो डीएनए था अपना वो अलग हो गया, और ये एकदम अलग ही हो गया। अब एकदम अलग हो गया तो आसानी हुई निकालने के लिए, खट से निकाल लो, यानी खुद ब खुद तुम्हारी मदद कर दिया उसने। एक तो ये था कि पूरे डीएनए में ढूंढते बैठो कहाँ पर है कितने बार है ना? हाँ, यानी कहाँ पर है वो जो अपन जो बोल रहे वो जो स्ट्रेच बोल रहे, ये पूरा सा टुकड़ा रहता बाकायदा डीएनए, उसमें वो रिपीट मिलते थे तुम्हारे, क्योंकि वो कोई काम के नहीं रहते। अभी आएगा आगे वो पढ़ने वाले अपन। तो अब मेरे इसमें 1 है, तुम्हारे इसमें 2, इनमें 3, 4, ऐसे पूरे इंडिविजुअल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और नंबर ऑफ रिपीट हर इंसान में अलग अलग हो सकते हैं, तो वही तो बढ़ते नहीं जा रहे हैं ना, कम ज़्यादा किसी में कम ज़्यादा किसी में ऐसा हो सकता है। जब ये डाले तो दूसरे नंबर ऑफ रिपीट का फर्क आता है। हाँ, तो पहली खास बात जो तुमको याद रखनी है, देखो कि ये जो डीएनए है, तुम किसी भी इंसान का डीएनए निकालेंगे और उसका सब प्रेसिपिटेट करेंगे ना, तो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। नीचे का क्या बन जाएगा बोलो, बल्क जीनोमिक डीएनए। ये क्या बन जाएगा, बल्क जीनोमिक डीएनए है, ये पूरा जीनोमिक डीएनए अपना, अरे अपने क्रोमोसोम का डीएनए ना ये। तो ये देखो, ये बन गया बल्क जीनोमिक डीएनए, और ये बन गया पीक डीएनए, ये बन गया बोलो ये सैटेलाइट डीएनए। तुमने अपने को वो देखे, तुमने अपनी धरती जमीन के ऊपर अगर दूर से देखेंगे तो सैटेलाइट ऐसे दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा, ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा लगता है ज़मीन के ऊपर किसी ने ऐसा कुछ रख दिया करे गोल 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 गोल। कोई अगर कोई दूसरे प्लैनेट से जाकर ज़मीन और चांद को देखेंगे, चांद इस क्या रहता है अपना सैटेलाइट ही तो है, हिसाब से मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है ना। तो वो भी कर दिखेगा तुमको ज़मीन के ऊपर ऐसा दिखेगा, तो बस इससे इसका नाम सैटेलाइट पड़ेगा। क्या नाम पड़ा इसका, सैटेलाइट। इसको जीनोमिक डीएनए, बल्क जीनोमिक डीएनए। तो दोनों भी डीएनए जीनोमिक ही है, लेकिन नीचे वाले को बल्क बोले तो बहुत सारे बड़े बल्कि करो बिल्कुल, तो बड़ा नीचे आ गया, तो बड़ा नीचे रहता है ना, वैसे भी जो भारी है तो नीचे चल जाएगा, तो जो नीचे गया भी क्योंकि भारी है इसलिए, अगर वो हल्का होता तो ऊपर रहता। नहीं वो 999 हिस्से है ना, 999 हिस्से है, तो एक ट्रक है, तो ट्रक का तुमने 1 किलो, तुमने क्या करा, ट्रक के ऊपर थोड़ा सा वो डाल दिया, क्या ट्रक को पूरा चूरा करे तुमने, तो उसका लोहा पूरा नीचे से लेंगे मान लो, और उसका रबर वाला पार्ट जो है वो हाइट कितना उसमें थोड़ा बहुत वो कुशन वगैरह लगे, वो एकदम से ऊपर आ जाएगा। हालांकि पूरा ट्रक का ही मास था वो, लेकिन जैसे तुमने वो ट्रक को चूरा करते देखे ना, हाँ, तो पूरा जो वजनी पार्ट था वो नीचे और हल्का पार्ट ऊपर, तो वैसे यहाँ पर भी क्योंकि वजनी पार्ट तो नीचे चले जाएगा ना, हल्का पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये 999 हिस्से है डीएनए के, वो तो नीचे रह जाएंगे, और जो हल्का सा हिस्सा है वो बाहर, उसको अलग फेंकना है। पहले तो हमारे में है ही नहीं बोलेंगे, तुम्हारे में नहीं रहे रिपीट है, कोई काम का डीएनए नहीं, फिर उस पर है, तो इसलिए अलग हो। इसको साथ में क्यों नहीं ले लिया उन्होंने, क्योंकि ये अलग है ना थोड़ा सा, इसलिए, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए। और बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सैटेलाइट डीएनए में वो खास बात है जिससे अपन मदद कर पा रहे हैं। तो देखो सबसे बड़ा काम क्या हल्का होगा हमारे लिए, कि अपने को पहचानना नहीं पड़ेगा। हर किसी के डीएनए में अलग अलग नहीं रहेंगे, कौन यहाँ पर इसके डीएनए में वहाँ मिली, इसके डीएनए में वहाँ मिली, ऐसा नहीं। बस तुम्हें सिंपल सा प्रोसेस करो, प्रेसिपिटेट करो, उसको जमा दो, तो जमाने में वो अलग डेंसिटी सेंट्रीफ्यूजन करेंगे ना, वो अलग अलग डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ से इसको निकाल, हाँ बस ऐसा, कितना आसान होगा काम। अब कहाँ वो 13 साल लगा के करते बैठो, देखते बैठो, ऐसा। तो इसलिए बोलते हैं भाई बहुत कम समय में हो जाता है। पहला मसला ये आसान हो गया, तो मिलने का। इसको क्या रिलेट कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ना, आगे करेंगे ना। देखो ह्यूमन जीनोम से तो मालूम पड़ा अपने को, ह्यूमन जीनोम से ही तो मालूम पड़ा क्या हर किसी इंसान के अंदर में 9% डीएनए से मिलता। अब वो समझ साला इंसान अलग अलग तो बहुत डिफरेंस होगा डीएनए में,
लेकिन अपने को जैसे जैसे अपने देखे, वो केले का जो एग्जाम्पल देता हूँ, 16% इंसान बदल गया तो केला बन जाता करके, तो वो कैसा मालूम पड़ा? वो ह्यूमन जीनोम के बाद नहीं मालूम पड़ा ना अपने सारी चीज़ें, जब तो कुछ मालूम नहीं था। तो ह्यूमन जीनोम से मदद मिली है समझने के लिए, प्रोसेस उसके बाद में वो हुई, क्या बोलेंगे, डेवलप हो पाई, ठीक है। तो अब लेकिन ये प्रोसेस ह्यूमन जीनोम से कई आसान है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूरा डीएनए 2 इसमें बढ़ जाता, ये तुम काट के निकाल लो, बस हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से इसको काटो, इसको निकाल लो ऊपर, ये जैसे वैसे, ये नीचे वाला बल्क अपना कोई काम का नहीं है। चलो फिर तो यही बोला, देखो दीज रिपीटेड डीएनए, तो वो जो ऊपर आया वो क्या था, उसमें सब रिपीट है। देखो उसका नाम क्या है, वो जो ऊपर आया उसका नाम सैटेलाइट डीएनए, और उसके अंदर डीएनए जो है ना वो, हाँ उसके अंदर रिपीट्स है बहुत सारे। तो डीएनए के अंदर, डीएनए के तौर पे क्या है वो, रिपीटेड डीएनए, और ये बल्क और इसके फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, सैटेलाइट डीएनए। तो वही सैटेलाइट, वही रिपीट, उसके अंदर ही रिपीट है ना, तो उसके अंदर ही रिपीट है, तो वही क्या रहेगा फिर, रिपीटेटिव। सैटेलाइट पे चले तो नहीं गाना भाई। दीज रिपीटेटिव DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak। तो 2 पीक मिलेंगे बोलते हैं ना, 2 ऐसे पीक मिलेंगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिस दौरान तुम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, है ना, ओपन घुमाते थे ऐसा, याद है ना, उस दौरान द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक। डिफरेंट पीक बोले तो मतलब 2 पीक। हाँ 2 पीक में अभी बताया ना, 2 पीक, एक नीचे एक ऊपर मिला करके उस तरह का। जीनोमिक डीएनए तो मिलेगा, लेकिन 2 पीक मिलेगा बाद में बोले। जीनोमिक डीएनए के 2 पीक बन जाएंगे, यानी 2 पीक बोले तो ऐसे 2 ढेर बन जाएंगे, एक गुच्छे बन जाएंगे ऐसे। यानी जीनोमिक डीएनए जो है ना, वो बल्क डीएनए इस सैटेलाइट डीएनए को अपने से अलग करके ऊपर कर देंगे ऐसा। तो देखो जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक। बल्क डीएनए मेजर पीक बनाएगा, बड़ा पीक बनाएगा, है ना। एंड द अदर स्मॉल पीक आर रेफर टू एज सैटेलाइट डीएनए, और जो छोटा है वो उसके ऊपर आ जाएगा फिर, जो बार-बार सैटेलाइट जैसा दिखे, जो हर में डिफरेंस है। बिल्कुल, हाँ। तो समझो वही तुम्हारा सैटेलाइट डीएनए, वही रिपीट डीएनए, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछेगा दोनों की अलग अलग पूछे। अगर उसने ये पूछा कि बताओ तुम किसके अंदर डिफरेंस ढूंढते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो क्या बोले, रिपीट। सैटेलाइट डीएनए में नहीं ढूंढते वो। हाँ, अगर उसने पूछा कि डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर कौन सा डीएनए माइनर पीक बनाता है, छोटा पीक बनाता है, सैटेलाइट डीएनए, तो ये पकड़ना है। तो ये क्या बोले, हालांकि मफहूम के तौर पर दोनों सही बात है ना, कि भाई तुम डिफरेंस सैटेलाइट डीएनए में सही बात है, डिफरेंस, और वो जो रिपीटेड डीएनए वो माइनर पीक बनाना सही बात है, लेकिन तुमको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद रखना, अलग-अलग याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर तुमने यार सैटेलाइट की अगर रिपीटेटिव और रिपीटेटिव की सैटेलाइट तो गलत है। मतलब ऐसे देखने तो एक ही चीज़, लेकिन अपनी हाँ है कि जो एक ही चीज़ के 2 नाम है अलग अलग, लेकिन अलग अलग जगह नाम है। जैसे अपन जब जैसे सीक्वेंस कर रहे हैं, तो फिर सैटेलाइट डीएनए में देख रहे हैं अपन डिफरेंस नहीं, उसको पता था लम्हा कैसा कर दिया अपन ने, फिर उसको रिपीटेटिव डीएनए नाम रखे, उसके अंदर देख रहे हैं। देखो एक्चुअल में जो अपन डिफरेंस देख रहे हैं उस सैटेलाइट डीएनए में तो देख रहे, लेकिन वो अपन जो डिफरेंस देख रहे वो रिपीटेटिव उसमें देख रहे ना, रिपीट्स में देख रहे ना अपन, रिपीट में, तो ये बोलना गलत रहेगा कि अपन सैटेलाइट में देखते हैं। सैटेलाइट में तो कुछ चीज़ें सेम भी हो सकती है। सैटेलाइट सिर्फ जब भी बोलेंगे उसको जो मेजर से माइनर में डिफरेंस हो जाएगा, बस वो पूछेगा तुमको माइनर पीक क्या रहता है तुम्हारा, तो सैटेलाइट। और जो एक्चुअल में जो अपन डिफरेंस ढूंढ रहे वो सैटेलाइट में पूरे में नहीं ढूंढ रहे, सैटेलाइट के अंदर जहाँ जहाँ रिपीट है उसमें ढूंढ रहे, सैटेलाइट डीएनए में जहाँ जहाँ रिपीट है उसमें ढूंढ रहे। इसलिए फिर ये बहुत स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो हम डिफरेंस तलाश करते हैं वो रिपीटेड डीएनए में करते हैं, सैटेलाइट डीएनए में नहीं। सैटेलाइट तो लेते पूरा, लेकिन उसमें से भी रिपीट देख रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर वो कॉन्सेप्ट चलेगा सेम भी लग रहा है तुम्हारे को, तो जानबूझ कर ऐसा याद रखना है तुम्हारे को। हाँ नहीं होंगे, ऐसे भी तो हो सकता है ना वहाँ पर, तो इसलिए फिर गलत, यानी अपन सोच रहे जब सही बात है कॉन्सेप्ट सही, तो गलत क्या दे दे रहा है। तो कुछ सैटेलाइट डीएनए तो वैसा टुकड़ा है ना बस, उसमें तुमको तो नहीं मालूम कि अभी क्या है करके। ऐसा याद रखते थे रिपीटेड डीएनए, उसके बाद सब बेसिक। देखो ये याद तो तुम याद रखी चले, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है तुम्हारे को, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा तुम्हारे को कि क्यों गलत बनता। हाँ, तुम दिमाग में आएगा ना सब साला, फिर कॉन्सेप्ट सही है, फिर कॉन्सेप्ट के लिए तुम सवाल उठाने को ना, तो जब सही है दोनों भी तो सवाल सही दो, लेकिन तुम क्वेश्चन भी करेंगे तुमको फिर डिफरेंस दिखेगा। तो क्यों ऐसा क्यों है,
क्योंकि तुम देखो सेटेलाइट पे बार बार रिपीट नहीं होंगे ना। हाँ सैटेलाइट डीएनए एक बड़ा सा डीएनए है, उसमें तुमको छोटा मालूम क्या होगा। क्या है करके नहीं, लेकिन जो एक्चुअल में तुम जो डिफरेंस तलाश करते वो रिपीटेटिव डीएनए की जो सीक्वेंस है उसमें तलाश करते, है ना। सैटेलाइट डीएनए में कुछ सीक्वेंस ऐसे हो सकती है जिसमें रिपीट ही नहीं है, या फिर सॉरी कुछ जगह वहाँ पर है ना, हाँ। कुछ डीएनए सेम है वहाँ पर, तो उसमें तो तलाश नहीं करेंगे। तो ये बोलना एकदम सही नहीं है कि सैटेलाइट डीएनए में तलाश करते, लेकिन ये बोलना एकदम स्पेसिफिक है कि रिपीटेटिव डीएनए में तलाश करते। अब बात क्लियर हुई। तो तुमको पूछा सैटेलाइट डीएनए सिर्फ उसको बोलेंगे जो बड़े से छोटे हो, बस बस उतना ही, बस बाकी Definition बाकी है। सब रिपीटेटिव चैलेंज। हाँ बिल्कुल कुछ भी पूछो तो, है ना? ठीक है। तो तुमको पूछा तो क्या बोलेंगे तुम, अगर तलाश करना है डिफरेंस तो रिपीटेटिव, और अगर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में माइनर पीक देखो, मेजर नहीं बोला माइनर, हाँ क्योंकि जो भारी है वो नीचे रहेगा ना, मेजर तो माइनर तो ऊपर रहेगा। स्मॉल पीक बोला उसने ना, तो स्मॉल की जगह तुमको माइनर दे सकता हो, है ना, तो माइनर पीक। या फिर तुमको सीधा पूछ लिया मेजर पीक तो क्या बोलेंगे, बाल डीएनए हुई खत्म। हाँ अब देखो ये हो गया यहाँ पर। तो तुम्हारे दो डेफिनेशन बहुत जो कॉलेज में देता है ना अक्सर वो, तो वो बहुत पूछ लेता सवाल, है ना। तुमको दो डेफिनेशन दिया कॉलेज में, एक रिपीटेटिव डीएनए, एक सैटेलाइट डीएनए। देखो सैटेलाइट डीएनए में ही तुम्हारा रिपीट्स पाई जाती है, वही एक हिसाब से तुम्हारा एक हिसाब से कॉन्सेप्चुअली वही रिपीटेटिव डीएनए भी है, लेकिन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग बताना। रिपीटेटिव डीएनए जो है आपका वो क्या है, जिसमें अपन डिफरेंस तलाश करें, और सैटेलाइट डीएनए जो माइनर पीक बना है। समझ में आ गई पूरी बात, कोई कन्फ्यूजन है कि इसमें? तुमने अभी तक क्या करे, अपन ने अभी तक अपने डीएनए लिए, उसको डाले, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करे। सबसे पहले माइनर पीक अलग कराना है, तो ये इसमें करने का ना जो कुछ करने का है, मेजर पीक का तो काम ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने माइनर पीक को अलग करे, मेजर पीक को अलग करे। आज क्लियर हो गया। डिपेंडिंग ऑन, अब देखो वो जो माइनर पीक मिला अपने को, अब देखो सुना कि वो जो मिले ना अपने सैटेलाइट डीएनए, तो सैटेलाइट डीएनए की टाइप्स होती है, सैटेलाइट डीएनए की टाइप्स होती है अलग अलग, ठीक। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, ए है, ए टी रिच है या फिर जी सी रिच है, लेंथ ऑफ, देखो ये पूरे पॉइंट बन रहे तुम्हारे, देखो कौन थे सबसे पहले ये डिपेंडिंग, क्राइटेरिया लगी मतलब उसमें। हाँ जो डिवीजन कर रहे हैं अपन सैटेलाइट डीएनए उसकी क्राइटेरिया क्या है, डिपेंडिंग अपॉन एटी और जीसी। मतलब अपने बल्क से सैटेलाइट में, जब सैटेलाइट में कर रहे हो, बिल्कुल सैटेलाइट की अलग अलग टाइप है, तो वो कौन से टाइप वो देख रहे देखो सबसे पहले क्या बोला, हाँ बेस कंपोजिशन, यानी किस चीज़ का बेस बने हैं, यानी उसमें ज़्यादातर एसी है या जीसी है, सॉरी एटी है या फिर जीसी है। तो अगर देखो जीसी रहेगा तो जीसी में 3 बॉन्ड रहते, 3 बॉन्ड रहते ना, और एटी में क्या रहते, 2 बॉन्ड रहते, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, है ना, तो उसकी कंपोजिशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा डीएनए, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलो मतलब तो एटी एंड जीसी, बिल्कुल, तो ये बेस कंपोजिशन की बेसिस पे करेंगे हम। जिसका ज़्यादा है एक ऐसा कुछ अभी समझ के नहीं रखना, उसने डिफाइंड भी नहीं करा, बस ये बेसिक है तुम्हारे, है ना, ये बुनियादें हैं, इनके ऊपर ये फंडामेंटल्स है, इनके ऊपर तुम डिवीजन करते हो। उन बोलते हैं ना जैसे नंबर पहाड़ बने, तो किस पर बने अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल से अपने, नहीं क्या बोले ऐसा कुछ अपने को एज्यूम नहीं करके रहना कौन सा एटी कौन सा जीसी रहूँगा तो क्या रहेगा, ऐसा कुछ दिया नहीं उसने अपने को। सिर्फ तो समझ लो कि जब भी हम दो डिफरेंस बनाते हैं ना, इनके बेस डिवाइड करते हैं ना, जब हम बनाते हैं डिवाइड करते हैं ना, जैसे देखो एम्फीबियंस को उससे डिवाइड करे, रेप्लिके क्या बोले रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से अलग करे, तो कुछ ना कुछ बेस रखते कि भाई इनके अंडे के शेल नहीं, इनके ऊपर अंडे के ऊपर शेल है, हाँ ऐसा। तो ये कुछ हम बुनियादें बना रहे हैं जिनकी बेसिस पर अपन डिवीजन करेंगे, ठीक है। पहली बुनियाद क्या है उसमें, देखो बेस कंपोजिशन किस चीज़ का बना हुआ है, याद रखने का। तो अपन ने बोलिए बेस कंपोजिशन है ना किस चीज़ से बना हुआ है, एटी है उसमें या जीसी है, तो ये देखेंगे अपन, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ देखिए लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, यानी पूरा जो अपना वो है जो सैटेलाइट डीएनए निकाले अपन उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट उसको बोल रहे हैं, समझ में आई बात तुम्हारे। लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट बोले तो उस रिपीट की लेंथ नहीं, देखो यहाँ 2 लेंथ में कन्फ्यूजन है। एक तो एक रिपीट की लेंथ रहती है, रिपीट कितना लंबा है अपना, एक रहती है कि पूरे डीएनए की लेंथ कितनी, मतलब सैटेलाइट की लेंथ कितनी, हाँ सैटेलाइट डीएनए की, पूरे सैटेलाइट डीएनए की लेंथ कितनी, उसके अंदर जो रिपीट बन रहे उसकी लेंथ नहीं देख रहे ना, पूरे डीएनए की लेंथ। बाद में पूरा नंबर ऑफ रिपीट, हाँ एंड नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स, यानी कितने नंबर है रिपीट के, मतलब
अब देखेंगे मेरे इसमें पूरे निकाल लिए तुम्हारा मेरा सबका, अब देखेंगे इसमें कितने है नहीं है, हाँ बिल्कुल तो उससे रिलेट कर देंगे, उसमें जितने रहेंगे तो सही है। अब देखो ठीक है समझ में द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज। तो ऐसे इन चीज़ों में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी बनाते बोल, जैसे बेस सीक्वेंस पे कैटेगरी बना दो कि ऐसा हो ऐसा है ना, इसमें ये टी रीच है, ये जी सी रीच है ऐसा, ठीक है। और लेंथ की बेसिस पे बना दो, ये छोटे ये बड़े है ना, ये थोड़ा मिनी ये माइक्रो ऐसा लगते, या फिर नंबर ऑफ रिपीट के बेस पे बढ़ा दो, इसमें बहुत नंबर ऑफ रिपीट है, इसमें कम है, इस तरीके से बना दो। तो ऐसा चलते रहता हो, ठीक है। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट्स। दो रहते बोलते हैं, एक माइक्रो इनके और एक बेसिस मिनी। पर तीनों। तो माइक्रो में छोटा लेने का या कोई बड़ा लेने का? हाँ देखो माइक्रोस्कोप रहता है ना अपना, हाँ। माइक्रोस्कोप क्या दिखता है, छोटा, तो माइक्रो को अपने को छोटा करता अब मिनी है, मिनी को उससे थोड़ा बड़ा। मिनी बड़ा, हाँ उल्टा जगह बड़ा है। माइक्रो हाँ बिल्कुल। मैक्रो मैक्रो बड़ा, मिनी उसके बीच का, और माइक्रो सबसे छोटा, ठीक है। मिनी, हाँ। क्या बोले ने फिर यहाँ पर मतलब उनको जो अपना रिपीटेड है उनको दोनों में डिवाइड कर देंगे क्या उनको? रिपीटेटिव डीएनए को दो में नहीं डिवाइड करे देंगे। जो अपना रिपीटेटिव डीएनए है ना, वो सब में तो रहता, लेकिन सब में एक जैसा नहीं रहता ना। हाँ किस में लेंथ छोटी हो सकती है, किस में लेंथ बड़ी हो सकती हाँ है ना। उसके भी अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे ये जो बल्क डीएनए जो सैटेलाइट डीएनए बन रहा, तो वो अलग अलग तरीके के आ सकते हैं ना। जो बना कभी कभी उसमें 2-3 डीएनए के निकल सकते हैं अलग अलग, उसमें बहुत डिटेल है, अपने को इतनी डिटेल में जाना है। अपने को सिंपल कितना समझना है कि सैटेलाइट डीएनए को अपने कई अलग अलग तरीकों में बांट दिया, किस में अलग रहता है सैटेलाइट डीएनए, किस में अलग रहता है, ऐसा रहता हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन 3 चीज़ें, बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, इनके बेसिस पर अपन बांटते हैं। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज, बहुत सारे बताए, सच है। उसमें से एक क्या है, मिनी और माइक्रो। मिनी बड़ी है, माइक्रो बहुत छोटी है। और डीएनए बहुत सारी कैटेगरी के हिसाब से अपन डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक है मिनी माइक्रो, ETC दिए ना आगे, तो मतलब और अलग अलग कैटेगरी बनेंगी उसके अंदर, लेकिन अपने को जो लेने का वो कौन सी तो है। मतलब रिपीटेटिव है तो उसकी लेंथ बड़ी छोटी ऐसा कुछ करने का ही। अभी तुम जा रहे हो मत, अभी आ रहा मैं उधर, अभी रुको उधर, तुम इतने समझ में आया तुम्हारे को भी। अगर लेंथ बड़ी रही तो तुम बोलेंगे उसको मिनी सैटेलाइट, और सॉरी छोटू, बिल्कुल हाँ ऐसा इतना याद रखो। मतलब एक पर्टिकुलर इंसान का पुण्य का भी एक इंडिविजुअल का निकालें, उसकी अगर लेंथ बड़ी है तो उसको मिनी बोलेंगे, हाँ बस, और छोटी लेंथ छोटी रही तो माइक्रो बोलेंगे, मुझे इतना समझो। हाँ या एक इंडिविजुअल में या तो मिनी मिल सकती है या तो माइक्रो मिल सकती है, एक ही मिलेगी ना। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। देखो दीज सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी कोड, ये किसी काम की नहीं। क्यों अलग कर दिया बल्क ने इसको, ये कोई काम की नहीं है। ऐसे भी सोच सकते हाँ ये कोई काम की नहीं, तो ये याद रखना है तुम्हारे को कि दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर, बोलो हैं। Any? प्रोटीन हाँ किसी प्रोटीन के बारे में कोड ही नहीं करता हूँ, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। लेकिन इंसान के डीएनए का बहुत ज़्यादा हिस्सा बना रहा ना, 1000वां हिस्से में से कम एक तो हिस्सा बना रहा ना वो, तो बहुत ज़्यादा हिस्सा बनाता है। दीज सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इनमें फ़र्क भी बहुत ज़्यादा दिखता है। क्यों अपन ने बोले थे 99.9% डीएनए में फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क क्या में इसमें ही है ना, तो सारा फ़र्क इसमें ही दिखने वाला है ना अपने मतलब हाई पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारे को मेरे को रिलेट करके बोल रहा हूँ। हाँ सबको क्या बोला, बीच में मीनिंग बात कर रहे हैं माइक्रो दोनों, यानी ये सैटेलाइट डीएनए की बात कर, बस उसने बोल दिया कि सैटेलाइट डीएनए 2 तरीके से, मिनी माइक्रो खत्म कर दिया, फिर अब सैटेलाइट डीएनए की बात करें स्पेसिफिकली। सैटेलाइट में ATGC पर भी कर सकते हैं। नहीं वहाँ करने का नहीं है ना, क्यों, अपन ने सिर्फ लेंथ ऑफ डीएनए पे, तुम याद रखो कि 3 बेसिक है, उस पर कर सकते बिल्कुल, लेकिन अपन ने करने के नहीं ना, अपन ने जो करे मिनी माइक्रो वो लेंथ पे करे बस। तो दिस सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर नॉर्मल। लेंथ मतलब माइक्रो में भी ये रहेगा और मिनी में भी ऐसे ही रहेगा, पॉलीमॉर्फिज्म ये वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉलीमॉर्फिज्म बोले तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म मीन फ़र्क या फिर वेरिएशन, फ़र्क है ना, फ़र्क ही बोल सकते हैं। डिफरेंट में फर्क बात। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन दोनों डीएनए के अंदर यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म पाया था, यानी किसी भी तो लोगों को ये डीएनए देखेंगे तो अलग अलग निकलेंगे, बाकी 99.9% डीएनए सबका सेम रहेगा। कुछ ऐसा लगा ना साला दोनों सेम इंसान तो नहीं है, लेकिन ये डीएनए देखेंगे तो अरे यार नहीं सेम नहीं हो सकते, अलग अलग डीएनए दिख रहा है इनका। इतना डीएनए डिफरेंस बना देता। हाँ इतना सा डीएनए डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है।
तो एंड नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट मिनी सैटेलाइट etc. हाँ दिस सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर यू. अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है डीएनए में चेंज आया, डीएनए में क्या वो चेंज आया, Mutation तो मैंने तुमको बताया था एक बेस पेयर के चेंज से भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. बन गया होता है उसमें एक बेस पेयर के चेंज से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता कि नहीं होता. जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता क्या, एक बेस पेयर बदलती भी नहीं, बस अल्टर होती है, ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर होती है. हाँ पॉइंट म्यूटेशन होता है, उससे कितना बड़ा फर्क है. तो जो अपना जो सिंथेसाइजिंग डीएनए जो कुछ बना रहा है उसमें अगर फ़र्क आए तो इंसान की मौत पक्की है. इसलिए फिर कुछ करते हैं. हाँ 0.1% उसमें आया था। नहीं जो 99.9% डीएनए ना उसमें अगर फ़र्क आ गया तो फिर उससे हाँ क्योंकि बल्क में, क्योंकि बल्क कुछ ना कुछ बनाता है. हाँ करके सबका सेम रहता हो, क्योंकि उसमें फ़र्क आ जाएगा तो फिर वो बच ही नहीं पाएगा इंसान, मर जाएगा. तो फिर क्या है इसमें फ़र्क आ जाए, मान लो किसी में फ़र्क आया भी टपक गया ना वो, ये उसकी प्रोटीन कोई ना कोई जो काम की प्रोटीन है वो नहीं बनेगी उसकी बॉडी में, खराब. तो फिर वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा, तो वो चेंज आगे जनरेशन पे कंटिन्यू हो पाएंगे फिर नहीं, तो बाकी इसमें रह पाता. इसमें आता है. हाँ इसमें वेरिएशन आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ कुछ बनता ही नहीं, कितना भी वेरिएशन ला लो कुछ ही नहीं बन रहा. जब कुछ बनता नहीं तो वेरिएशन आओ नहीं आओ बराबर है. हाँ बस फर्क क्या से रखे भाई, तुम लोगों को पहचानने में मदद करो करे. वेरिएशन. हाँ वेरिएशन दिखाओ तो. इनहेरिटेंस वेरिएशन पैटर्न से आते तो फिर सभी चल रहा है. हाँ ऐसे चल रहा है. तो उसमें बहुत सारे आते हैं, एक फैक्टर नहीं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है ना, क्योंकि भाई ये तो एक तो कुछ बनाता नहीं, तो इसलिए इसमें वेरिएशन है, इसकी वजह से इंसानों में वेरिएशन आएगा नहीं आएगा वो अलग बात. हाई डिग्री फॉर्म फर्क है. हाँ बस इस क्यों देखो सैटेलाइट क्योंकि देखो ये डीएनए कुछ बनाता है, तो फिर अपन कैसा बोल सकते हैं कि इसकी वजह से दोनों लोगों में फ़र्क आता कर. हाँ ये तो कुछ नहीं बनाता ना, तो फिर कैसा फ़र्क लाना है. तो वो अलग मसले, वो उसका अलग मसले कि कौन से गैमेट्स मिले क्या हुआ है, वो सारा डिफरेंस है. आगे बढ़ना कौन सी जीन किस तरीके से एक्सप्रेस कर रही है, किस तरीके का रहता, तो उसके थोड़ा अलग मसले. क्योंकि इसके अलावा भी SNP भी रहती है ना अपने पास में, ऐसा नहीं ये रहता 100% सेम नहीं रहता ना, कुछ SNP भी देखेगी एक जगह पॉलीमॉर्फिज्म होता, तो कुछ हर पॉलीमॉर्फिज्म ख़राब नहीं रहता. लेकिन जो अच्छी खासी डीएनए एक क्योंकि म्यूटेशन बोलो तो ऐसे ही रैंडम आ गया वो वाली केस रहती है. जनरली क्या होता कि वो जो रहती है अपने SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, उससे कुछ काम की चीज़ बनती है. दो अलग लोग जैसे गोरा काला बनेगा तो उन दोनों में बहुत होती है, एक आध बेस पेयर का डिफरेंस रहता है उनकी जीन में, एक आध बेस पेयर का. किसके बाल बहुत जाड़े किसके बाल बहुत पतले, तो उसके अंदर बहुत सारा एक आध बेस पेयर का डिफरेंस रहता है. किसकी आंखें लाल है वो काली है, किसकी नीली है, तो उसमें एक आध बेस पेयर, इतने बेस पे तो SNP हो गई. लेकिन इसे रैंडम कहीं पर भी म्यूटेशन आने से बहुत बेकार काम है. तो इसलिए अगर बल्क डीएनए में कहीं पर भी म्यूटेशन आए तो इंसान का बचने के चांसेस मुश्किल है. क्योंकि जो प्रोटीन चाहिए वो बन नहीं रही. हाँ क्योंकि उसमें फिर बचना ही मुश्किल हो जाता है. और रिपीटेटिव में नहीं आएगा तो फिर सेम सब सेम हो जाएंगे. हाँ तो रिपीटेटिव में क्यों आया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ बनते ही नहीं. इसलिए इसमें डिफरेंस एक्यूमुलेट होते चले, समझ रहे बात, जमा होते चाहिए. समझ डिफरेंस कितने सैटेलाइट में. बिल्कुल सैटेलाइट ये आई बात समझ. क्यों जमा होते, क्योंकि इसमें बनने वाला कुछ है नहीं. बिल्कुल अगर इसमें म्यूटेशन भी और चलता ना फिर है ना? सैटेलाइट इसमें जो अपन देख रहे थे सैटेलाइट में. हाँ चलता ना, म्यूटेशन वगैरह होता है स्पेशली, अनजमा भी होते रहता अलग करने के वास्ते. अगर म्यूटेशन जो है तो फिर वेरिएशन है ना. बोलो. सैटेलाइट डीएनए में रहता हम्म? तो मतलब ये थोड़ा रहता है कि पूरा एक साइड में रहता है. ये अब ये अलग अलग हो सकते हैं, इसका अपने को इतनी डिटेल नहीं मालूम है. हाँ बस जब वो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूजन करेंगे तो ये अलग निकल जाएंगे, सब अलग. लेकिन ये फिर एकदम से एक साथ रहता या फिर टुकड़ों टुकड़ों में रहता है, डीएनए में कैसे रहता है स्प्लिट रहता है, वो अपने को इतना नहीं मालूम. तो उसके बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा ना, फिर अपन तो है ही नहीं. तो अगर जानबूझ के गलत बोल गए अच्छा है तो पहले बता दो तुम्हारे को, तो अपन उतना डिटेल में गई नहीं, उसके मालूम है अच्छी बड़ी प्रोसेस है ना. तो अपन बस नॉर्मल मालूम करने के लिए इतनी चीज़ें तो दिमाग की दही हो जाती पूरी. कितने लोगों का देखा मैंने, जब जाकर समझ में आएगा अच्छा ऐसा ऐसी पूरी प्रोसेस है करके. तो तुम इतना समझ लो बस कि वो कहीं पर भी रहता होगा, हो सकता है एक साथ हो सकता, एक साथ रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं है. एक साथ भी तो डायरेक्ट वही काट डालते थे फिर अपन वहाँ से. तो ये अलग अलग रहते होंगे करके, तो इतने टाइप के बनते हैं अलग अलग, इतने अलग अलग टाइप के बनते. उसमें से कोई अपन एक स्पेसिफिक उठाते होंगे, उसको फिर क्या करते बस वो डीएनए अपन अलग निकाल लेते. जहाँ पर भी मिला अपने को जो दो बल्क अलग बना लेते ना, तो वो अपन डीएनए अलग कर लेते. वो डीएनए अलग कर लो, उसमें फिर अलग अलग टाइप के सैटेलाइट डीएनए रहते होंगे, मिनी माइक्रो अलग अलग सब मिलते होंगे अपने को. तो वो एक अलग बात होगी. लेकिन इतनी ख़ास बात सबके लिए कॉमन है कि ये कुछ नहीं बनाते. तो इनके अंदर अगर म्यूटेशन हुआ तो फिर वो जमते चले जाता है,
इनके अंदर फिर पॉलीमॉर्फिज्म दिखना चालू। ये कुछ नहीं बनाते तो पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, यानी फ़र्क आएगा, तो फ़र्क कायम रहेगा, बाकी रहेगा, है ना, क्योंकि कुछ बनाती नहीं। बात समझ पाए तुम? चलो ठीक है। तो अपने को भी तो ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। देखो अरे फॉर एग्जाम्पल अपन एक एक छोटे छोटे पॉइंट अगर निकाले एकदम पूरा कॉन्सेप्चुअली गए फिर तो बहुत लंबा जाएगा थोड़े बस और अपन कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जितने इंपॉर्टेंट है तो इसमें ज़्यादातर तुमको डेफिनेशन पूछेंगे, तुमको जनरली बस लाइन टू लाइन डेफिनेशन प्रोसेस का तो मैं फील ला, क्योंकि अपन बगैर फील के पढ़े डेफिनेशन में लोगे बस डेफिनेशन रट लो, क्या प्रोसेस तुमको समझ फिर तो बहुत फिर तो गुस्सा आता है उसका, है ना। तो उससे अच्छा है कि अपन समझते चल रहे, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं होना, थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना अपने को, और साथ साथ डेफिनेशन है पे ध्यान रखना, बिल्कुल रट लो वाला नहीं। चलो ठीक है। तो दिस सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन बहुत बड़ा डीएनए बनाता ना इंसान का। हाँ, दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ नहीं लार्ज पोर्शन तो उससे बड़ा नहीं बोला, लेकिन ऐसे अच्छा खासा बना, एक दो थोड़ी है, एक दो बेस पेयर है कि इग्नोर कर दो उसको, अच्छा खासा है ना, 3 × 10⁶ बेस पेयर, ये रहता है 3 मिलियन बेस पेयर है। हाँ ये रहता 3 मिलियन, यहाँ पर ऊपर दिया था 3 मिलियन, हाँ 3 मिलियन की रहती है इसकी बेस पेयर, यानी 30 लाख बेस पेयर हो रही हो। 3 मिलियन तो 30 लाख ही होती ना, 30 लाख लिखो ऐसा रहते हो, समझ में तुम्हारे का लिखने में फील आएगा। इतने ऊपर है इंसान के पास तो पढ़ना छोड़ दे इंसान। 30 लाख हाँ नहीं देखो ऐसा बड़े 6 बराबर हो गया ना, 6 छोटे पैसे हो गए। छोटे चलो देखो ये तो कितने हो गए, देखो 3, ये हो गया 1000 तुम्हारे, ये 10,000 और ये 30 लाख हो गया ना, 30 लाख। तो इतने बेस पर रहती है तो मामूली हो रही है बेस पे, डिफरेंस रहता है। हाँ तो बिल्कुल इंडिविजुअल तो इतना डिफरेंस रहता है। अब देखो ये अब ये कैसे कैसे रहते, कितने कितने रहते, ये अलग अलग हो सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये जो लाइन पूछा तो नहीं एक साथ होगा या अलग अलग होगा, तो मान के चलो अलग अलग है, ऐसा मान के चलो, हाँ ये समझ सकते हैं फिर। द सीक्वेंस नॉर्मली हाँ बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। और यही क्या बनी फिर बुनियाद बनी, इसी पर तो कर पाएंगे क्योंकि इसमें तो फर्क है, दूसरी चीज़ में फर्क ही नहीं है, ये भी पूछ सकता है। हाँ तो इसलिए यही बुनियाद बन गई तुम्हारी किस चीज़ की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बुनियाद बनी। कौन सा सैटेलाइट बुनियाद बनी करके, मतलब कौन सा डीएनए सीक्वेंस सैटेलाइट डीएनए है ना, बिल्कुल बिल्कुल सैटेलाइट डीएनए ही बुनियाद है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा। हेयर फॉलिकल तो जो बाल निकालते हैं ना, बाल की जड़ में वाइट वाइट तुमको दिखेगा, हाँ उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल तो मतलब हाँ बाल खींच लो तुम, बाल के जो नोक रहते हैं ना उस पर तुमको फाइट तो हेयर फॉलिकल। तो उसमें रहता है कि अपना हाँ डीएनए उसमें भी वो सेल है ना, क्योंकि तो उसमें क्योंकि बाल से अटैच सेल है ना वो, बाल तो मान लो कि प्रोटीन है, बाल क्या होगा अपने प्रोटीन होगी, इसमें भी सेल होंगे, इसमें डेड सेल रहते हैं अपने जो प्रोटीन, ये तो प्रोटीन मान लो इसको प्रोटीन के बने हुए, लेकिन उसके जो नीचे जो दिख रहा लिविंग सेल है, हाँ जो उसमें सेल रहेंगे उसमें बाकायदा डीएनए रहेंगे, जो न्यूट्रिशियस प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है बालों को, वो तो उसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपने को किसी के देखें तुमने देखेंगे जनरली वो दिखाते हैं मोबाइल में कि वो बॉडी वीडियो डीएनए फिंगर, किसी का डीएनए निकालने का है तो उसके बाल खींच डालते आइडिया से खिलाते हैं, देखे तुमने कभी खाना खिलाते हैं अच्छा चम्मच के साथ में सलाइवा लग गया तो उस पर से डीएनए निकाल लेते हैं, तो फिर आइडिया से किसी के बाल नोच लो, ऐसा क्या बोलते हैं ऐसा वैसा, नींद में बाल निकाल लिए उससे डीएनए निकाल पर, देखे नहीं है देखे ऐसा, हाँ तो ऐसा वो इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें हेयर फॉलिकल रहते तो बाल खींचना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि बाल मिलकर चल रहा है काट लिए ऊपर से, ऐसा नहीं कर ली कैची मार ली। हजाम ने तो बोले इसकी साली कटिंग होंगी तो हजाम से बात करके रख लिए, इसकी कटिंग होगी तो मैं फ़ोन लगा लेना मैं बाल लेके चल जाऊँगा, ऐसा नहीं रहेगा काम, हजाम को भी खींचना पड़ेगा। हाँ खींचना पड़ेगा, तो भाई अगर तुम खींच के निकालेंगे तो उसके साथ में जो है ना लास्ट में जो कोने में जो हेयर फॉलिकल आके ना वाइट वाला वो काम है, बड़े वाल कीजिएगा ये छोटे नहीं कीजिए, जो भी होगा तो ठीक टंगले बना के रखा करो ना हमेशा, तो डीएनए नहीं ले तुम्हारे, ठीक चलो। हेयर फॉलिकल उसको बोलना हाँ हेयर फॉलिकल उसको बोले। स्किन तो मालूम है ये बहुत हार्ड बात है, स्किन अपने को जाना पड़ेगा, स्किन से भी ले लेते हैं सेल, स्किन से भी ले सकते हैं ना वो,
बोन इसके अंदर से कैसा बोला तुम्हारे मालूम, जैसे मैंने तुमको दूसरे एग्जांपल दिया कि तुमने देखे बहुत सारे लोग वो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए नाश्ता कराते लोगों को, नाश्ता कराते कभी कभी तुमने देख नाश्ता कर, हाँ चम्मच पे लग के आता, तो चम्मच पे जो गाल की जो स्किन रहती है ना अपनी, तो उसके सेल बहुत जल्दी झड़ते, ऐसा हम लोग बहुत झड़ते हैं उसके सेल, बहुत स्पीड से रेप्लिकेट, बहुत स्पीड से जनरेट करती हो। ऐसा कर, तुम कुछ भी मत करो, सबसे आसान क्यों नहीं यूज़ करना है, ऐसा थोड़ी बोला है, ऐसा थोड़ी बोल रहे हो क्या हो रहा करके, कुछ करेंगे तो जब क्या कहना बात, तुम कुछ करेंगे तब की बात है, करेंगे कुछ डरेंगे किसी बात का नहीं है। तो तुमको अगर सबसे आसान डरेगा, तुम चाहते कि भाई सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो, बाल खींचने की तकलीफ नहीं देना चाहते और डीएनए निकालना चाहते, तो बस एक वो लो जो कान में करते ना, क्या बोलते हैं उसको, ईयरबड लो और ऐसा गाल पे घुमा के निकालो, उसकी नहीं लेंगे तुम्हारे साथ, खुद के भी घुमा लो ना, उसकी गाय घुमाते बैठ, खुद के घुमा लो, निकल जाएंगे तुम्हारे से बाहर। तो इतने डिजेनरेटिंग, इतने जल्दी झड़ने वाले सेल रहते हो, समझ रहे हो? यहाँ के गाल के हाँ। बोन में ना दिया, बोन भी दे दिया इसने, तो देख उसने दिया बोले तो कैसा है, उसने सब दे दिया, उसने बताया कि भाई हर टिश्यू का सेम, अब जरूरी नहीं कि तुम सामने वाली हड्डी फोड़ के निकालो उसके, अरे भाई तुम्हारा डीएनए होना था यार, आप लाओ बोला पैर तोड़ो बोला तुम्हारा, मैं डी बोन में लेता हूँ, ऐसा नहीं है वो, ऐसा नहीं है, तुमको किसी की हड्डी मिल गई जो तुम्हें छूटे हुए हाथ में, पॉसिबल है तो हाँ तुम ले सकते हो, उनके पास में भी, यानी जहाँ जहाँ सेल मिलते वो कोई भी टिश्यू, वो ये बताना चाह रहा कि किसी भी टिश्यू का डीएनए सेम नहीं है, एक इंसान के हर टिश्यू का डीएनए सेम है, वो ये बताना चाह रहा, वो ये नहीं बोल रहा कि तुमको देखो लेना है तो तुम हड्डी तोड़ के लो सामने वाले का डीएनए, ऐसा नहीं बोला, इनमें से ले सकते, ऐसा नहीं, तुम इनके अलावा भी ले सकते तुम, है ना, क्या क्या भी ले सकते, ऐसा उसने जो बेसिक फील दिया वो देखिए हर चीज़ का, हर टिश्यू का डीएनए सेम रहता करे, देखो सलाइवा यहाँ तक कि स्पर्म ले सकते हैं, सीमन ले सकते हैं, अरे हर जगह आ सकता है यार, तुम अभी इतने जाओ, तुमको सिंपल क्या बता रहा कि बॉडी के हर डीएनए, बॉडी के हर सेल का डीएनए सेम है। तो हेयर फॉलिकल वगैरह सब समझ में आया तुम्हारे। अब देखो फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो तुम अगर इंसान के किसी भी डीएनए का, किसी भी सेल का डीएनए निकालो ना, तो फिर उसमें सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म उसमें नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक इंसान का पूरा डीएनए एग्जैक्टली 100% से, लेकिन दो इंसानों का 99.9% से, समझे बात? चलो एक कहीं का भी एक डीएनए का मतलब हाँ, एक इंसान के कई का डीएनए निकालो, तुमको समझ में आएगा सेम ही। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। ठीक है, क्या बन गया? यही एक बहुत बड़ा हथियार बन गया, बोलते फॉरेंसिक एप्लीकेशन है, नहीं हुई केस की स्टडी पहचानना है नहीं अपने को ना, फॉरेंसिक साइंस। इसके जरिए मतलब जैसे अपना फिंगर प्रिंटिंग का एक हथियार था, कभी किसी का फिंगर है या नहीं हो सबूत है, उस तरीके से ये भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी एक बहुत बड़ा हथियार बन गया, उसके जरिए अपन पहचान सकते हैं ना। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ पैटर्निटी पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट करते हैं ना, वही पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो इसलिए वो भी अपन ने देख लिया कि वो पैटर्निटी टेस्ट भी बन गया। फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट मतलब गायब हो जाना, किडनैप। हाँ, डिस्प्यूट बोले तो कुछ क्या बोलेंगे, उसका अच्छा वर्ड है, देखो बोले डिस्प्यूट के लिए। टेम्पर मतलब झगड़े के टेम्पर नहीं हो, झगड़े के टेम्पर वो एकदम अलग हुए। अपन बोलेंगे कोई विवाद हो गया ना भाई, फर्क आ गया, मालूम नहीं पड़ रहा किसका बेटा है, झगड़े चल रहे हैं, ऐसा कुछ झगड़ा तो नहीं बोलेंगे, झगड़े के टेम्पर में मेरा छोकरा है तुम्हारा नहीं है, मेरे जो ऐसा नहीं चल रहा, लेकिन कैसा कुछ मालूम नहीं पड़ा, अब किसी का बेटा है, अब बहस हो गई ना, किसी को मिला उसने पाल लिया बेचारे ने, अब कुछ साल के बाद में 5-6 साल के बाद में आ रहा उसका बाप, बोलिए मेरा बेटा है, दे दो मेरे को, अच्छा बड़ा होगा तो अब दे दो मेरे को, काम में आएगा मेरे। जब था जब छोड़ दिया उसने, अब उसका है या नहीं वाकई ये मालूम करने के लिए फिर क्या करेंगे, होता कभी जब मान के चलो अब एक इंसान है वो गरीब है, तो फिर ऐसी ही वो बेकार है, तो उसका बेटा था, उसने क्या करा, ऐसा रख देते बहुत सारे लोग, है ना, इधर भी छोड़ देते, तो बच्चों तो वो छोड़ दिया। अब एक दूसरा बेचारा अच्छा इंसान था, उसने उठा लिया, उसको पाला पोसा बड़ा करा, और बड़ा हो गया, बढ़िया से उसकी जॉब लगी, समझो कलेक्टर बन गया। अभी आया उसका बाप, फिर मेरा छोकरा है तो ऐसा है वैसा है करके, तो फिर यहाँ तो बहस होंगी ना, खतरनाक विवाद होगा ना, तो यहाँ पर आए अपने को काम देने फिंगर, ठीक है तुम बोल रहे ना चुपी इल्ज़ाम लगा रहा मेरा है करके, देख लिया उसने थोड़ा सा, फिर बोला उसको लगा कि वही अपन ने जो रखे थे तो ही होगा करके, तो मालूम पड़े बाद में तो वही निकल रहा, चलो मान लिया वही निकल रहा। तो ऐसी सारी केसेस के अंदर क्या बोलेंगे वो, झगड़े हो गए, झगड़े नहीं, ठीक है बोल सकते, अलग अलग मतलब ले सकते हैं उसमें बहुत सारे, लेकिन अपने सब विवाद ले देंगे, ठीक है। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग।
पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू, ये मतलब बस ये भी पैटर्निटी, क्योंकि देखो पेरेंट्स से पॉलीमॉर्फिज्म प्रोजेनी में जाएगा ना, क्योंकि डीएनए ट्रांसफर होता रहता ना, डीएनए तो जाता रहता, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाता, क्या रहता डीएनए रहता। तो मतलब पेरेंट्स का और उसका डिफरेंस रहेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म इसमें नहीं सेम रहेगा, बहुत सारा कुछ सेम रहेगा, एग्जाम एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, कुछ- लेकिन कुछ- बहुत सारी चीज़ें सेम रहेगी ना, डिग्री कितनी डिग्री सेम रहेगा करके ऐसा, ठीक है। As polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, ये लाइन तुमको अच्छी लगा, बहुत अच्छे था। क्या बोला मैंने लाइन कि एज पॉलीमॉर्फिज्म ही फ़र्क ही वो चीज़ है जो क्या है, डीएनए इन द डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। पढ़ाया ना वहाँ तो लाइन कि जेनेटिक मैपिंग पॉलीमॉर्फिज्म इन को पढ़ाया था वहाँ पर, क्या करा पॉलीमॉर्फिज्म इन रेस्ट्रिक्शन, जो साइट से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, हाँ वो एक, और ये रिपीटेटिव डीएनए, दूसरी लाइन क्या है देखो, बिल्कुल, तो वो तो यही चीज़ वो है पॉलीमॉर्फिज्म, फ़र्क ही तो है जिसके जरिए तुम जेनेटिक मैपिंग भी कर पा रहे। जैसा डीएनए फिंगरप्रिंट तो अपन कब से पढ़ रहे हैं कि वो मतलब किससे क्या बन रहा है, जेनेटिक मैपिंग यानी कौन सी जीन कहाँ मौजूद है, किस क्रोमोसोम पे कौन सी जीन मौजूद है, उसको बोलते हैं जेनेटिक मैपिंग। तो वो कर पाए हम किस वजह से कर पाए, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से, फ़र्क था इसलिए तो कर पाए ना, डिफरेंस देख पाए ना। और दूसरी चीज़ ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी जो कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं अपन, सेम है इसलिए नहीं, डिफरेंस है इसलिए ना। चलो किस क्रोमोसोम पे कौन सी जीन प्ले देना है, किस क्रोमोसोम पे कौन सी जीन है उसको बोलते हैं जेनेटिक और मैपिंग। कौन सी प्रोटीन बनाएंगे ये नहीं It is essential that we understand what DNA polymorphism means in terms, in simple terms. तो ये समझना जरूरी है कि पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं अपन, पॉलीमॉर्फिज्म पॉली यानी बहुत सारे मॉर्फिज्म यानी फॉर्म्स, तो बहुत सारे फॉर्म्स को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, वेरिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म यानी चेंज हो रहा है ना यहाँ पर। तो सिंपल अल्फाजों में सिंपल डेफिनेशन क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, ऊपर की जो बात है जो पॉलीमॉर्फिज्म अपने काय के बेसिस में जेनेटिक मैपिंग मतलब ह्यूमन उसने बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म बुनियाद है। पॉलीमॉर्फिज्म कौन सी चीज़ों की बुनियाद है, दो चीज़ों की, जेनेटिक मैपिंग, एक जेनेटिक मैपिंग की भी है, साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी। जेनेटिक ह्यूमन जीनोम बोल रहा ना, ह्यूमन जीनोम बोले तो इतना मतलब कौन- जेनेटिक मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम, इंसान के डीएनए की करे किसकी भी कर सकते हैं ना तुम। फिर अपन देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया ना मैंने कि इंसान के डीएनए की अपने आज जेनेटिक मैपिंग हुई भी है। अपने को मालूम है कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 पे कौन सी जीन है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे कौन सी है, 3 पे कौन सी है, इस तरह से 22 तक के, फिर एक्स पे कौन सी है, वाई पे कौन सी है, ये सारी जीन मालूम है। तो जेनेटिक मैपिंग करे तब तो मालूम हुआ ना अपने को ऐसा। तो वो किस जरिए कर पाए, वो किस वजह से कर पाए, क्योंकि डीएनए के अंदर फ़र्क दिखता है ना, पॉलीमॉर्फिज्म रहता, उसी की बुनियाद पर अपन ये कर पाए। और दूसरी चीज़ अपन जो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी तो पूरी बुनियाद ही पॉलीमॉर्फिज्म। अगर पूछता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो क्या बोले पॉलीमॉर्फिज्म, फ़र्क की बुनियाद पे तो कर पा रहे ना तुम। अगर पूरे डीएनए एग्जैक्टली सेम रहता 100% तो कभी अपन पहचान पाते नहीं। चलो पॉलीमॉर्फिज्म क्या रहता, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, डीएनए के अंदर चेंज, सिंपल बात है। इसकी बात करो, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो चेंज इन डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म है ना। अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, वो आता क्यों, म्यूटेशन की हाँ म्यूटेशन की वजह से आता ना। उसने यहाँ पर लाइन में, बाकी लाइन में कुछ नहीं बोला, उसने तो ही बोला सिंपल कि तुमको समझना जरूरी है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। हाँ। जब इतना ही इंपॉर्टेंट है पॉलीमॉर्फिज्म तो समझो क्या होता है, तो वेरिएशन होता है, फ़र्क है ना, डीएनए में फ़र्क को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और फ़र्क आता कैसे, चेंज से, ATGC था चेंज हो गया, ATTT आ गया, खत्म ऐसा। मॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मॉर्फ बोले तो मॉर्फिज्म यानी फॉर्म, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म रहते हैं ना, इसकी मेटामॉर्फोसिस फॉर्म का चेंज होना है ना। मेरे इसमें अलग फॉर्म, तुम्हारे इसमें अलग फॉर्म, ऐसी बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉर्फ बोले तो, पॉलीमॉर्फ बोले तो बहुत सारे स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर बनते चल रहे हैं ना उसके, अलग अलग बनते चल रहे हैं। इंडिविजुअल टू अलग हाँ, तो उसको सिंपल में तुम वेरिएशन याद रखो, पॉलीमॉर्फिज्म यानी वेरिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म यानी वेरिएशन, फ़र्क बोल दो सिंपल, ठीक है। ठीक है, थोड़ा याद करो बोलते, रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस एंड देयर इफेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 4 में तुम पढ़ चुके, जो मैंने बताया था तुम्हारे को 2 तरीके के म्यूटेशन रहता, एक पॉइंट और एक फ्रेम शिफ्ट। तो पॉइंट म्यूटेशन अक्सर यहाँ पर होता है, फ्रेम शिफ्ट तो पूरी फ्रेम ही बदल जाती है, इससे तो काम से गया इंसान, फ्रेम ही बदल गई। एक डीएनए में चेंज आने से इतना खतरनाक काम होता है, पूरी फ्रेम बदल जाने से तो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन उसकी टाइप है बिल्कुल, है ना, ठीक है।
तो म्यूटेशन से होता क्या, न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक और इन द जर्म सेल। देखो म्यूटेशन जो है ना तुम्हारे सोमैटिक सेल में है, जैसे हाथ में म्यूटेशन आई मतलब क्या, हाथ में म्यूटेशन आई, तो हाथ में म्यूटेशन आने से कैंसर हो गया। सोमैटिक सेल में अगर इंसान रहते रहते म्यूटेशन आ गया, ऐसा नहीं कि म्यूटेशन आ नहीं सकता अपने में, अपनी बॉडी बन गई एक मरतबा तब म्यूटेशन नहीं आ सकता। अगर म्यूटेशन आ गया तो क्या बन जाएगा, क्या देखो क्या बोले अपन ने कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब इसको मर्ज कर लेना, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक और इन द जर्म सेल। तो मैं बता रहा तुम्हारे को कैंसर में भी, कैंसर चपनी को होता है, ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन बाद में नहीं हो सकता, म्यूटेशन कभी भी हो सकती है। तो अपना है फॉर एग्जाम्पल अपन है, तो अपने कैंसर हो गया, तो कैंसर में हो रहा है क्या, डीएनए अल्टर हो जा रहा है अपना, चेंज हो जाएगा। एक्सरे के बताया हाँ बिल्कुल, बार बार एक्सरे कराएंगे तो म्यूटेशन हो जाएगा उससे, तो उससे ही होता बेस पे नहीं। नॉर्मली क्या होता है, ऐसा बोला था। देखो अब दाढ़ी रखनी सुना कितने बड़े, सन से जो लाइट आती है यूवी रेस, साइंटिफिकली प्रूव है, सन से जो लाइट आती है यूवी रेस, तो वो उससे डीएनए अल्टर होता है, उससे कैंसर होता है। लेकिन ये जो दाढ़ी अपनी वो क्या करती है, दाढ़ी बियर्ड वो क्या करती है, उन यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती, रोक लेती, तो उससे तुम्हारे ऊपर यूवी रेस नहीं पड़ेंगे। तो अपन इसलिए दाढ़ी नहीं रख रहे कि अभी यूवी रेस अपने को एब्जॉर्ब करे। तो अल्लाह के नबी सुना थे कई सालों से, 14 सालों से रखते रहे अपन, उसका टेंशन नहीं है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन वो यूवी रेस, तो उस रेस से अपने को कैंसर होता है, हाँ साइंटिफिकली प्रूव है। तो अब ज़रूरी नहीं है जिसने दाढ़ी रखा उसको कभी कैंसर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक फ़ायदा तो नजर आया तुम्हारे को उसमें, समझ में तो यही बात करें। तो वो यूवी रेस क्या करती है, तुम्हारे को कैंसर कॉज कर देती है। क्या करती है, कैंसर कॉज करती है। उस वजह से क्या हो सकता है, अपना डीएनए अल्टर हो गया तो फिर सेल पागल हो जाता है। सेल सिर्फ मल्टीप्लाई करना जानता है, खाता पीता बस डिवाइड, रिप्रोडक्शन खत्म बस। तो सोमैटिक में भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव सेल में तो होता ही ना म्यूटेशन, तो दोनों सेल में हो सकता है बोले, है ना। सोमैटिक में होगा तो उसका रिजल्ट कैंसर होगा। बिल्कुल, सोमैटिक में करूँगा तो उसका रिजल्ट कैंसर होगा, उससे कुछ बनने वाला तो नहीं है। तो उससे रिजल्ट फिर क्या हो सकता है, एक तो जेनेटिक म्यूटेशन होगा, तो फिर कोई बच्चा जो बनना तो अच्छा नहीं बन सकता, या फिर वो म्यूटेशन उसमें स्टोर हो, इसमें नहीं वो जो सैटेलाइट डीएनए में स्टोर होगा ना वो, हाँ यहाँ पर जो ये वाले सोमैटिक कैंसर कभी भी डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए कैंसर का सेल नहीं लेंगे, नॉर्मली सेल लेंगे ना। कैंसर का सेल कैसे निकाल लेंगे, वो नॉर्मल सेल लेंगे। तो वो जो डीएनए जो म्यूटेशन हुआ, जो जर्म सेल में हुआ, वो जर्म सेल का म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में स्टोर होता चलेगा, समझे बात। तो सोमैटिक सेल में भी होता है और इन द जर्म सेल्स दैट जनरेट गैमेट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जर्म सेल किसको बोलते हैं, जिससे गैमेट बनते हैं, सिंपल। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल, हाँ अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ है ना, मान लो स्पर्म में म्यूटेशन हो गया और उस म्यूटेशन, वो ऐसा म्यूटेशन है जिससे बनने वाला बेबी की हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, यानी सीधी बात बोले तो वो सैटेलाइट डीएनए के अंदर म्यूटेशन है, बल्क डीएनए में नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब सैटेलाइट की बात। हाँ तो फिर वो म्यूटेशन स्टोर होते चले जाएंगे, वो जमते जाएंगे, उसी की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म, उसी की वजह से सैटेलाइट डीएनए हर किसी का अलग अलग बनते चले जाएंगे, समझे। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स, सीरियसली इम्पेयर नहीं कर रहा है, यानी इतनी खतरनाक, इतना सीरियस कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म मर जाए करके, इंसान मर जाए, तो फिर वो म्यूटेशन स्टोर होते चले जाए। इम्पेयर्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग, कभी कभी ऐसा हो ना, अभी ऐसा म्यूटेशन होगा जिससे ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं पा रहा। देखो एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग अलग अलग हो सकती है, फिर ऑर्गेनिज्म बन गया, बनकर मर गया, कोई काम का ही नहीं बना, बहुत सारे हो सकते हैं। यानी सिंपल बोले तो वो म्यूटेशन हार्म नहीं कर, हानिकारक नहीं हो, है ना, वो सैटेलाइट डीएनए म्यूटेशन है, तो वो म्यूटेशन स्टोर होते चले जाएंगे। इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता को अफेक्ट नहीं कर रहा उसके, किसके, जैसे देखा तुमने अब डाउन सिंड्रोम वैसा तो एक वो नहीं है, लेकिन मानो कि जैसे सिकल सेल एनीमिया, अब सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट बेचारा, हीमोफीलिया वाला पेशेंट कट लगा मर गया, तो ऐसा इंसान कहाँ रिप्रोड्यूस कर पाएगा, कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना, जब तक तो बचेगा नहीं तो मर जाएगा। तो फिर इसका मतलब रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी पर तो हार्म कर दिया ना उसने, तो म्यूटेशन नहीं, तो ऐसी बात है। याले म्यूटेशन रिप्रोड्यूस को हार्म नहीं करता, अगर नहीं करा तो की बात करें, अगर नहीं करा तो फिर वो स्टोर होगा सैटेलाइट के अंदर, बिल्कुल ये नहीं करता। देखो इसका मतलब तुम इतना याद रखो, अगर सैटेलाइट डीएनए में म्यूटेशन हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टोर होते चले बस, ठीक है। क्योंकि स्टोर तभी होगा म्यूटेशन जब वो जिंदा रख पाएगा, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जा पाएगा। एकदम नॉर्मल इंसान बना, म्यूटेशन तो हुआ लेकिन वो सैटेलाइट में हुआ, सैटेलाइट डीएनए कुछ बनाते ही नहीं, तो इससे जो बेबी बनेगा वो एकदम नॉर्मल बनेगा, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेंगे, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके और बच्चे बन सकते हैं, है ना, उसके और बच्चे हो सकते हैं।
तो ऐसा अगर हुआ, हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो फिर वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। सैटेलाइट में हुआ था तो। हाँ, तो सैटेलाइट में ऐसा म्यूटेशन, सिंपल बात है, सैटेलाइट में ऐसा म्यूटेशन होता जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैटेलाइट ये कुछ बना नहीं। हाँ, तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, और वो म्यूटेशन ट्रांसफ़र होगा पूरे पॉपुलेशन में फैलेंगे। ठीक है, अब देखो ये अलील वलील की डेफिनेशन यहाँ दी भी तुम्हारी, थोड़ा समझ लो। देखो वैसे नॉर्मल बता तुम्हारे, सिर्फ इतना समझो कि अलील बोले तो क्या होता है, जैसे एक मान लो हाइट है तुम्हारी, क्या है हाइट, एक कैरेक्टर है कि नहीं, हाइट को एक बोलते हैं कैरेक्टर, हाइट को क्या बोलते हैं बोलो, कैरेक्टर। हाइट कैरेक्टर के दो फॉर्म हो सकते हैं, तो मतलब रंग एक रंग है, रंग एक प्रॉपर्टी, रंग है ना, रंग एक कैरेक्टर मानो। रंग के कितने फॉर्म हो सकते हैं, अगर अपना काला गोरा है ना, ब्लैक एंड वाइट टीवी है तो ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट रंग नहीं है क्या, काला रंग नहीं है क्या, वाइट रंग नहीं रंग है, लेकिन उस रंग के दो फॉर्म है, उस रंग के दो फॉर्म है ना। तो ऐसे ही रहता एक कैरेक्टर, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट क्या है, कैरेक्टर। अब हाइट के दो फॉर्म हो सकते हैं, टॉल और डॉर्फ। तो टॉल की हाइट नहीं है, डॉर्फ की हाइट नहीं है, हाइट है, लेकिन उस हाइट के दो फॉर्म है, टॉल और डॉर्फ। उसको बोलते हैं अपन ट्रेड्स। क्या बोलते हैं उनको, ट्रेड्स। चलो कैरेक्टर एक रहता, उसके दो फॉर्म, टॉल और डॉर्फ, उनको क्या बोलती है, ट्रेड। तो 8 कैरेक्टर के दो ट्रेड, जैसे एक कलर के दो फॉर्म, काला सफ़ेद। जो भी कैरेक्टर है अपने इसका, तो उसके दो फॉर्म चाहिए फिर। हाँ, ऐसा भी मान के चलो, इतने डीप में मत जाओ उसकी, वो ज़्यादा डीप रहे। हाँ, कभी एक कैरेक्टर जनरली जो रहता है ना, जनरली बोल रहा मैं, जरूरी नहीं, जनरली एक कैरेक्टर के दो ट्रेड रहते हैं। जैसे दिखाया बोले तो फॉर्म, फॉर्म, दो फॉर्म अलग अलग उसके ना, उसके अंदर इन उसी चीज़ के दो, जैसे हाइट के दो फॉर्म है, एक टॉल हो सकती है, एक डॉर्फ हो सकती है, एक कलर के दो फॉर्म, एक ब्लैक हो सकता है, एक वाइट हो सकता है। जैसे तुमने वो खाई होंगी अपनी बरबटी अपनी ना बटानी की फली, तो बटानी की तुमने कभी कभी देखी, तो ऊपर का छिलका पीला आता, कभी हरा आता, अंदर का बीजा कभी पीला आता, कभी हरा आता, कभी कभी एकदम पूरा गोल आता हो, एकदम बढ़िया से चिकना चिकना, कभी कभी एकदम झुर्रे झुर्रे आते हैं उसके। ऐसे फूल देखे तुमने कभी, तो लाल फूल सफ़ेद फूल आते, ऐसे भी तो आते हैं ना फूल। ये मतलब कैरेक्टर ट्रेड हो गया। हाँ, तो देखो, तो इनको कौन कंट्रोल करते हैं, देखो मैंने बोला हाइट के दो फॉर्म, टॉल और डॉर्फ। तो हाइट को कंट्रोल करने वाली एक जीन होगी, तो एक जीन होगी, एक जीन जिससे कलर के दो फॉर्म है, ब्लैक एंड वाइट। तो हाइट को कंट्रोल करने वाली एक जीन रहती है कोई, उसके दो फॉर्म रहते हैं एक्चुअली, उस दो फॉर्म को बोलते हैं अलील। जैसे देखो ऐसा समझो कि क्राइम है अपना, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के दो फॉर्म, एक अपने आरटीओ मान लो जो रोड ट्रैफिक ऑफिसर रहते हैं, एक अपने जनरल पुलिस मान लो। पुलिस एक बड़ी ब्रांच है, ये भी पुलिस नहीं है कि आरटीओ पुलिस नहीं रहती कि, जो नॉर्मल पुलिस रहते हैं वो भी पुलिस रहते, लेकिन ये अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। तो रोड के क्राइम्स को कंट्रोल करेंगे अपने आरटीओ है ना, रोड ट्रैफिक ऑफिसर, और जो जनरल ऑफिसर एसपी है वो है, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरा इसको करेंगे। अलील बोले तो पुलिस, हाँ, तो अलील बोले तो नहीं, अलील बोले तो कौन, ये वाले ट्रैफिक ऑफिसर और वो स्पेसिफिक तो पुलिस। हाँ, पुलिस बोले तो एक जीन है, पुलिस की लेकिन अलग अलग फॉर्म हो सकती है ना। पुलिस बोले तो ऐसा क्या, पुलिस बोले तो क्या रहता है, पुलिस एक जीन है। हाँ, पुलिस एक जीन है, मान लो एक नाम है बस, उसके दो फॉर्म। जैसे ट्रैफिक ऑफिसर अपने आप में एक कुछ एग्जिस्ट करता ना, पुलिस बोल रहा हूँ, पुलिस हवलदार, तो पुलिस तो कुछ भी हो सकती है, पुलिस को तो पुलिस के दो फॉर्म हो सकते हैं मान लो, एक अपना एसपी मानो, एक ट्रैफिक ऑफिसर, एसपी ट्रैफिक ऑफिसर। तो ये ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो अपने आप में क्या है, एक क्राइम को कंट्रोल करता है, खुद में क्राइम। तो ट्रैफिक ऑफिसर पुलिस नहीं है, पुलिस है, वो पुलिस की ही एक टाइप है, लेकिन वो पर्टिकुलरली एक काम को अंजाम देता है, तो वो एक अलील हो गया, अलील हो गया। और एक एसपी अपना, एसपी क्या करेंगे, चोरी वगैरह इस सारी कामों का अंजाम देगा, तो वो एक अलील। तो पुलिस की दो फॉर्म, एक एसपी एक ट्रैफिक ऑफिसर आरटीओ, एक एसपी और एक आरटीओ। उस तरीके से एक जीन की दो फॉर्म रहती है, एक ये अलील एक अलील है। जैसे हाइट की जीन है, तो हाइट की जीन के दो अलील रहेंगे, एक टॉल को कंट्रोल करने वाली, एक डॉर्फ, जिसकी वजह से टॉल बनेगा इंसान। देखो मैंने बताया जीन क्या रहता है, डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है। जीन बोले तो पुलिस, हाँ, जीन बोले तो डीएनए का सेगमेंट है। अब उस डीएनए के सेगमेंट के दो फॉर्म रहते हैं, इस डीएनए के सेगमेंट के दो फॉर्म रहते हैं। उसके ऊपर या तो एक जैसे एक टॉल को कंट्रोल करेंगे, एक डॉर्फ को कंट्रोल, समझ में ना। थोड़ा अलील के बारे में थोड़ा जान लो अच्छे से, फिर समझ में। देखो जैसे मान लो ये क्रोमोसोम, ठीक है, देख लेते ना 2 मिनट। देखो ये क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम पे क्या रहता है, ये जगह रहती है, देखो जगह रहती है। इस जगह पे एक मान लो हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन है, क्या है, हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन है। तो यहाँ दो तरीके, यानी वो जो जीन है ना तुम्हारी, वो दो, उसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। जीन है बोले तो ये अपने आप में कुछ नहीं है,
जैसे मैंने बोला पुलिस अपने आप में क्या है, उसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है ना, कलर अपने आप में कुछ है, कलर कलर कोई भी हो सकता तो कुछ भी हो सकता है ना फिर है। तो लेकिन अपन एक नाम रख दिया बस कलर। काला कलर है एक्चुअल में कलर है। कलर क्या है? कलर को सोचते तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है, कलर कुछ नहीं है, लेकिन अपन बोलते हैं सारे कलर है, ऐसा ही रहता। तो जीन कुछ नहीं है, जीन के एग्जैक्ट में दो फॉर्म रहती है अलग अलग, अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे देखो कलर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, काला ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक, काला ब्लैक वाइट और ब्लैक। तो ऐसी अलील की तो अल्टरनेटिव फॉर्म रहती है। एक हाइट को कंट्रोल करने के लिए अगर जीन रही अपनी, तो एक की वजह से टॉल आता है, एक की वजह से डॉर्फ आता है। समझ पाएगा तुम लोग? तो सिंपल फॉर्म में अलील बोले तो जीन की अलग अलग फॉर्म। अली बोलो जीन के लिए। तो एक एक ही जीन क्रोमोसोम के है। अलग-अलग फॉर्म है। हाँ देखो सुनो सुनो मेरी बात जीन के दो पीस देखो, वर्जन जैसे ऐसा देखो, ये देखो ये मैंने ले लिया, देखो ये एक जीन लिया नहीं इधर, ठीक है, और एक ही ले लिया मानो चलो ये दिया, ये दोनों डीएनए सेगमेंट दिख रहे हैं। अब दोनों भी ये अलील से, मान लो अलील कब बोलेंगे, मानो अगर ये भी हाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन इसकी वजह से इंसान डॉर्फ आता है, घिट्टा आता है ना, ठीक है डॉर्फ, ठीक है, और इसकी वजह से क्या रहा टॉल। तो बोलो ये डीएनए के सेगमेंट है, बाकायदा क्या है डीएनए के सेगमेंट है। नहीं जी ये अलील है एक दूसरे, जीन तो बोलते हो क्या मैं ब्लैक को कलर नहीं बोल सकता, तो इसको मैं जीन नहीं बोल सकता, डीएनए का सेगमेंट है ना। तो जीन भी देखो, अब देखो ये दोनों हैं, तो इनकी कोई ऐसी अकेली जीन नहीं रही, साथ में रहेंगे। देखो ये क्या है आपस में, मैंने बोला ये एक अलील है, ये एक ये अलील अलील है, है। बस इतनी बात है। तो अलील क्या रहती है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। डीएनए का वो अल्टरनेटिव फॉर्म, डीएनए के दो टाइप जैसे जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, अल्टरनेटिव ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, इसको अलील बोलते हैं। जैसे देखो एक टॉल को कंट्रोल करा, एक डॉर्फ को, बस उसको अलील बोलते हैं। नहीं भाई एक चीज़ एक थी ना, हाइट एक चीज़ है, लेकिन उसके जो अलग अलग जो फॉर्म आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो डीएनए के सेगमेंट है तो उसको अलील बोलते हैं। तो अलील इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। बस अलील इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, लेकिन वो कैसा पेयर में रहते हैं, क्योंकि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या करेगा, अगर टॉल बनाएगा तो दूसरा जो है ये वाला वो डॉर्फ बनाता, ऐसे रहते हैं। मतलब ये जर्म सेल की बात चल रही है। हाँ ये जर्म सेल की बात करें अपने, क्रोमोसोम पर दोनों मौजूद रह सकते हैं एक टाइम में? नहीं एक क्रोमोसोम पर एक रहता है। देखो ऐसा बोल सकते हैं कि जीन डीएनए पर जीन, जीन पर ये एलील्स क्या करेंगे, अब गैमेट फ्यूज होंगे, तो उधर से मदर की तरफ से क्या है, पेरेंट्स की तरफ से आया, तो ये टॉल बनाएंगे, वो कंपेयर कर मतलब। हाँ बिल्कुल, वैसा बनाएंगे। तो जैसे अपने पास में दो चॉइस है, तुमको बोल सकते हैं ना, दो चॉइस है करके अपने पास में। एक तो तुम भाई टॉल, अगर तुम हाइट के बारे में बताए, मैं तुम्हारे पास में कलर, तो भाई कौन सा कलर पहनना चाहते हैं आज, कौन सा कलर, तुम्हारे पास दो चॉइस है, एक तो काला पहन लो, एक सफ़ेद पहन, ऐसे ही रहता हूँ। क्यों कभी मदर की हाइट है छोटी और पेरेंट्स की हाइट है बड़ी, तो फिर तो वो डिपेंड करेगा ना कौन सा डोमिनेंट, वो सारी चीज़ें अपन प्रिंसिपल में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, वो सारा नॉलेज वो प्रिंसिपल का, ये चीज़ प्रिंसिपल की है, इसलिए मेरे को अलील के वजह से तुमको समझाना पड़ रहा है अभी। मैंने क्या बोला तुम्हारे को कि अलील बोले तो डीएनए का दो फॉर्म है, दो टुकड़े हैं जो ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ के दो अलग अलग फॉर्म तो एग्जैक्टली ये कंट्रोल करते हैं। कलर हाइट, हाँ बस ऐसा। तो कलर हाइट को अलील नहीं कर रही, बाकायदा अलील की वजह से एक स्पेसिफिक हाइट आती है, हाइट को कोई कंट्रोल करता है अकेला मिलके, तो हाइट है, तो हाइट क्या हो ये बोलना पड़ेगा ना तुम्हारे को। ठीक चलो अलील समझ में आया ना इतना, और अपन देखेंगे इसको, ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, वैसे अभी यहाँ पर इसको